वेलकम टू श्री राम ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग उसी क्लास 9 के चैप्टर 2 साइंस का आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने कल तक जहाँ देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में, आज उससे आगे देखते हैं कि क्या है। आज का टॉपिक हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि किसी भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, इसका एक सिंपल सा जवाब ये भी हो सकता है कि हमें कुछ कुछ मिक्सचर की सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं रह जाती है हमें कुछ स्पेसिफिक काम के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस मिक्सचर से कुछ कंपोनेंट्स को हटाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें सेपरेशन की ज़रूरत होती है। या सेपरेशन का मतलब सिर्फ मिक्सचर या लिक्विड के लिक्विड जैसे कोई चीज़ों के सेपरेशन से नहीं होती है, ये सॉलिड में भी हो सकता है। जैसे आप खाने की चीज़ों को, दाल चावल इन सब चीज़ों को ले लें, तो आप खाने उन्हें बनाने से पहले क्या करते हैं, उनमें अगर कुछ गंदगी है, कंकड़ पत्थर या कुछ भी ऐसा चीज़ है, या और भी चीज़ों को आप देखते हैं कि जैसे दूध को ही आप ले लीजिए, तो क्या होता है उसमें भी, अगर आप किसी घर से लेते हैं दूध तो उसे भी छानते होंगे आप, ताकि उसमें जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड कुछ डर्ट या जो भी कुछ है, गंदगी है, वो छन जाए। इसलिए हम लोग सेपरेशन करते हैं मिक्सचर से, या इन मतलब कुछ अनवांटेड चीज़ों का, या फिर उस मिक्सचर से हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है, इसलिए भी हम ऐसा करते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल के लिए डाई को ले लीजिए। आप चाहते हैं, आपको जो डाई है नॉर्मली मान लीजिए कि आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, आप उस डाई को सॉलिड फॉर्म में चाहते हैं, आपको चाहिए कि वो डाई आपको सॉलिड फॉर्म में चाहिए, बट पाउडर फॉर्म में, बट ये आपके पास अवेलेबल है लिक्विड फॉर्म में। तो इसका एक तरीका हो सकता है, आप जो है जिस लिक्विड में ये डिजॉल्व है, आप उस लिक्विड को इससे सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, उनमें से मान लीजिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक बीकर लें और उसमें वाटर से फिल करें उसे थोड़ा सा, और उसके ऊपर एक डिश लेकर उसमें डाई भर दें, और क्या करें कि इस बीकर को हीट करें। इससे क्या होगा, इसके अंदर का वाटर हीट होगा, वाटर हीट होकर इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेशन से ये हीट होगा डिश, इसके हीट एनर्जी से ये डिश हीट होगा, जिस वजह से इनमें जो भी लिक्विड के कंटेंट्स होंगे इस डाई में, वो ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाएंगे, और उसके इवेपोरेशन से हमें सॉलिड फॉर्म ऑफ डाई मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में सेपरेशन की जरूरत होती है, और इवेपोरेशन और भी कई सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे कि आप देख लीजिए नमक कैसे बनता है, वो समुद्री पानी को जो होता है, सी वाटर को एक जगह स्टॉक किया जाता है, वो सनलाइट से हीट होते होते खुद ब खुद जो है सारे का सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, और जो लास्ट में बचता है वो हमारे पास नमक होता है। और भी कुछ देख लीजिए, अगर डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे दूध बहुत सारे टाइप के आने लगे, जैसे फुल टोन, टोन, अनटोन, इस टाइप के। तो ये कैसे किया जाता है, आप ऐसा तो हुआ ही कुछ नहीं कि दूध लिया हमने और उसमें से हाथ डाला और कोई मैजिक हुआ तो उसमें से क्रीम कम हो गया या ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं। तो उससे क्या करते हैं, उसे हम पहले मिल्क से सेपरेट करते हैं क्रीम को, उसके बाद अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें हम ऐड या उसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं क्रीम को। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक टेक्निक होती है, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में दूध को डालते हैं, जो उसे रोटेट करता है, राउंड राउंड रोटेट करता है, जिस वजह से क्या होता है, उसके जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि दूध एक कोलॉइड होता है, उसके कोलॉइडल पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं, और जो बाकी का लिक्विड टाइप है वो ऊपर रह जाता है, या क्रीम अलग हो जाता है। यूं कह सकते हैं कि क्रीम और बाकी सारी चीज़ें अलग हो जाती है। तो क्या किया जाता है, उसके बाद क्रीम को अलग से निकाल लिया जाता है, और अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है दूध में से। तो फिर ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं जो सेपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। एक है इवेपरेशन। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट कौन सा है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम दूध को सेंट्रीफ्यूगल तरीके से क्यों उसमें से क्रीम को अलग करें हैं सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन से। तो ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि इसे इवेपरेट करेंगे, या फिर हम कोई बीकर लें, उसमें फिल्टर पेपर की मदद से हम उसे छान देंगे, और जो हमारे पास सारा का सारा क्रीम रह जाएगा, और ये अलग हो जाएगा, इसमें इसमें सारा क्रीम रह जाएगा और बाकी दूध अलग हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि दूध एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, बट उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में बड़े होते हैं, बट वो इतने छोटे जरूर होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से टोटली पास हो जाएंगे। तो इसके जो क्रीम होंगे, मतलब मिल्क का जो क्रीम होगा, वो भी मिल्क के साथ इस फिल्टर पेपर से पार हो जाएगा। तो अगर हम नॉर्मल सा टेक्निक अपनाएं फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्टर पेपर, तो वो इसके लिए सुटेबल नहीं होगा। तो उसके लिए तो मैंने आपको बताया, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग डालते हैं मिल्क को उस मशीन में और रोटेट करते हैं। तो रोटेशन की वजह से मिल्क और क्रीम अलग हो जाता है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो इस सेंट्रीफ्यूगिंग वाले टेक्निक का
और क्या क्या मतलब कि यूज हो सकता है और कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन है, ये देखते हैं उसे भी हम। तो इस टेक्निक के सेंट्रीफ्यूगिंग टेक्निक जो है इसके कुछ एप्लीकेशंस ये रहे, जैसे कि यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो क्या किया जाता है, ब्लड को यूरिन को उस सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में डाला जाता है और उसे रोटेट किया जाता है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ कुछ जो क्या बोलते हैं लैब टेस्ट के लिए यूज में आते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और बाकी का जो वेस्ट टाइप या जो यूजलेस होता है वो अलग हो जाता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यूजलेस और यूजफुल चीजें अलग हो जाती है ब्लड यूरिन उनसे जो भी है। और दूसरा है यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। आप घर पे देखे होंगे वो एक चर्निंग मशीन आती है, उससे बटर और क्रीम को अलग किया जाता है इसी सेंट्रीफ्यूगिंग टेक्निक से। फिर जो है आपका यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम क्लोथ्स। अब देखते होंगे आपकी वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालते हैं और वो जो है वो टब जो है वो रोटेट करता है, क्यों? क्योंकि जब वो रोटेट करता है तो वो अपने जब रोटेट करता है तो कपड़े जो है वो स्क्वीज होते हैं, तो स्क्वीज होने की वजह से उससे वाटर जो है बाहर होने लगता है, जिस वजह से कपड़े सूख जाते हैं। तो ये कुछ कुछ थे। अब अगला हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, यानी ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे? उनके लिए बहुत ही आसान से मेथड्स हैं जो भी हम अभी देख रहे हैं कि ऐसे लिक्विड्स को, तो जब हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो उन्हें इस मेथड से सेपरेट किया जाता है। जैसे कि हम एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं, उसमें मान लीजिए कोई एक लिक्विड ए है और ये कोई लिक्विड बी है। मान लीजिए कि ऐसा कर लेते हैं कि वाटर है, ये केरोसिन या कोई भी नॉर्मल सा ऑयल है। तो आप देखते होंगे कि जब आप पानी में ऑयल को मिक्स करते हैं तो वो कभी आपस में मिक्स नहीं हो जाता पूरी तरीके से, अगर आप उसे कुछ देर छोड़ देंगे तो दोनों अलग अलग हो जाता है, तेल पानी के ऊपर आ जाता है। तो क्या होता है इस तरह से कि हम एक ऐसा फनल लेते हैं और उसमें जो है दोनों मतलब मिक्स उसके मिक्सचर को, ऑयल और वाटर के मिक्सचर को डालते हैं, तो धीरे धीरे वाटर अलग सेटल हो जाता है और ऑयल उसके अलग से एक लेयर बना के अपना फ्लोट करता है। क्या करते हैं हम नीचे एक कोई भी ले लेते हैं अपरेटस जिसमें हमें वो चीज को इकट्ठा करना, उसके बाद स्टॉप कॉक को धीरे धीरे खोला जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो है ये नीचे वाला लिक्विड जो भी है लिक्विड ए वो इसमें आकर जमा होने लगता है, और जब ये होते ये ब्लू लाइनिंग से जो दिख रहा है ये लिक्विड बी जो है वो जब यहाँ तक आ जाता है तो फिर उसे बंद कर दिया जाता है, तो इससे जो है हमें ये लिक्विड अपने अलग फॉर्म में मिल जाता है और वो सेकेंड वाला लिक्विड अलग हो जाता है। तो इसके यूजेज क्या क्या है? पहला तो इसका यूज है कि मान लीजिए आप ऑयल से वाटर को अलग करना चाहते हैं तो वो सेकेंड यूज है आयरन को उसके ओर से अलग करने के लिए। इसी तरह से आयरन को उसके ओर को पानी में मिक्स किया जाता है और इसी तरह से सेपरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटिक उसके ओर जो है उसके स्लैग जो होते हैं स्लैग्स और कुछ कुछ और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है उनसे अलग हो जाते हैं वो। तो फिर अब मान लीजिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आप मान लीजिए आप लोगों के पास कोई ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि मिक्सिबल यानी आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे अलग करेंगे? तो ये तो इस तरीके से नहीं अलग किया जा सकता है कि हम ऐसा लेंगे फनल और उसे अलग कर। तो अगर हमारे पास दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं तो हम उन्हें एक तरीका होता है जिससे अलग कर सकते हैं, वो होता है कि मतलब आप दोनों को एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लीजिए और उसके बाद जो एक था ऐसे लिक्विड का, लेकिन हाँ दोनों का जो है बॉइलिंग पॉइंट और इवेपरेटिंग पॉइंट वगैरह जो होता है वो अलग होना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं कि उस एक सर्टेन टेम्परेचर पे जब ये सॉल्यूशन हीट होगा तो उसमें से एक लिक्विड जो है इवेपरेट होगा, तो फिर वापस बाद में हम उसे कंडेंस करके प्योर फॉर्म में ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में मान लीजिए इसमें एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है। तो हमें पता है कि मतलब एसीटोन जो है कम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता है और वाटर ज्यादा टेम्परेचर पे। तो क्या करेंगे, इसे नीचे से हम हीट करते हैं फ्लास्क को, और यहाँ से एक आउटलेट लगा रहता है जो कि क्या काम करता है कि इसमें से जो एसीटोन होगा मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे एसीटोन इवेपोरेट हो जाए उस टेम्परेचर तक ही इसे हीट करते हैं। तो एसीटोन इवेपोरेट होना यहाँ से शुरू होता है और इधर से पास होते हुए
और हम यहाँ से टेम्परेचर देख लेते हैं कि अगर उस टेम्परेचर पर पहुंचा है तो बस उसी कांस्टेंट टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। एसीटोन इधर से होता हुआ इसमें आने लगता है, और वो जो है यहाँ पे एक वाटर इनलेट और आउटलेट वाला सिस्टम लगा रहता है, इसी पे क्लैंप किया हुआ रहता है, ये इस क्लैंपिंग की हुई रहती है इस पे। तो इधर से कोल्ड वाटर हम पास कराते हैं, कोल्ड वाटर जाता है अंदर, उसकी वजह से जो इसके अंदर से जो पास हो रहा होता है एसीटोन, वो ठंडा हो गया। वो ठंडा होने के बाद लिक्विड फॉर्म में आया, और बाकी का जो गर्म पानी है इसका जो हीट एब्जॉर्ब करके है वो गर्म पानी इधर निकल जाता है, और वो जो है हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जो है इधर से इनलेट से जाता रहता है, और जिस वजह से ये ठंडा होता है, और इसके ठंडा होने की वजह से ये कंडेंस होता है, और इसमें हमें लिक्विड फॉर्म में और अलग जो है लिक्विड मिल जाता है। जिससे मान लीजिए कि ये हमें एसीटोन मिल जाता है अलग से, या उसी तरह से और भी सारे लिक्विड्स जो होते हैं वो अलग फॉर्म में हमें मिल जाते हैं इसी मेथड से। तो इसका आप लोगों ने यूज समझा। तो और इसके मतलब कुछ कुछ एप्लीकेशन जैसे हैं, तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे, मेनली तो है जो इंडस्ट्रियल काम है उसमें ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए एक दूसरे से। तो सॉरी मैं बताना भूल गया, इस मेथड का नाम है डिस्टिलेशन। क्या होता है, एक तरह से इसे डिस्टिल करते हैं, हीट करते हैं, और वो जो है अलग अलग लिक्विड हमें मिल जाता है। तो अब इसमें एक और आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तो है दो मिसिबल सिंपल सा लिक्विड है तो हम लोगों ने डिस्टिल कर लिया, और एक टर्म है इसमें, अगला टर्म है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो क्या होता है आइए वो देखते हैं हम। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सेम ही होता है नॉर्मल डिस्टिलेशन की तरह, लेकिन बट उसमें एक ही डिफरेंस आता है कि उसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जिसमें कि ग्लास बीड्स भरे होते हैं। ये जो गोल गोल देख रहे हैं आप, ये हैं ग्लास बीड्स। इनका क्या काम होता है, जब इसमें से वेपर्स बनते हैं तो ये ग्लास बीड से टकराते हैं, तो और ये जो है बहुत तेजी से कंडेंस होने लगते हैं, और उसके बाद फिर इधर से आते हैं, सेम सेटअप है, कोल्ड वाटर का इनलेट है, ये कोल्ड हॉट वाटर का आउटलेट है, इधर से जो है इसे ठंडा करता है, और इसमें जो है ये हमें प्योर लिक्विड मिल जाता है। तो इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि ये ग्लास बीड्स वाला एक हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आता है, और हाँ ये भी सेम मिसिबल लिक्विड्स के लिए काम आता है, बट इसमें जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए, यानी कि उसका जो है लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस शुड बी लेस देन 25 केल्विन। यानी कि उसमें जितने भी लिक्विड्स होंगे वो, मान लीजिए 3 लिक्विड है तो तीनों का एक दूसरे से जो है, जैसे ए है, बी है और सी है, तो तीनों का एक दूसरे से 25-25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए उसके बॉइलिंग पॉइंट में। तो क्या होगा कि एक फिक्स टेम्परेचर रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को बढ़ा घटा कर इधर से हम लोग अपना प्योर लिक्विड ले लिया करते हैं। तो यही था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, बस इतना ही होता है। ये होता सेम डिस्टिलेशन की तरह ही है, नॉर्मल डिस्टिलेशन, बस इसमें एक ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आता है, और हाँ इसके लिए एक और होता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए सारे लिक्विड्स का। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कहाँ होता है, तो बेसिकली ये होता है कि एयर से बहुत सारे गैसेस को अलग करने में, वो लेबोरेटरी यूज के लिए, और फिर से पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, मतलब अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए एक दूसरे से, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फिर से उसके बाद उससे नेचुरल गैस निकल जाता है, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही निकाला जाता है। तो अगला हमारे पास है, मान लीजिए कि आपके पास जो है कोई ऐसा सब्सटेंस है कि जो सॉलिड है और सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, दो मतलब मिसिबल सॉलिड्स कह सकते हैं वो है, बट आप उससे उसे जो है सॉलिड को तो आप डिस्टिलेशन वगैरह से अलग नहीं कर सकते हैं, ये तो जनरली पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सॉलिड है जो कि हीट करते ही डायरेक्ट जो है आपका सॉलिड से लिक्विड ना होकर सीधा गैस में, जैसे कैम्फर यानी कपूर जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, वो उसे आप अगर देखेंगे तो उसे अगर जैसे ही आप हीट करते हैं तो वो सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, ना कि लिक्विड। तो ऐसा क्या करते हैं हम लोग, तो इस तरह के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, जैसे ये मान लीजिए सॉल्ट प्लस कैम्फर का मिक्सचर, ये तो अब क्या करेंगे इसे, ये एक इन्वर्टेड फनल बोलते हैं इसे, इसे एक चाइना डिश के ऊपर, ये एक चाइना डिश है, इसके ऊपर रखकर हीट करेंगे, तो कैम्फर जो है जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या होगा, ऊपर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और इसके साइड में जो है, इसमें इसके वॉल्स में
चिपकना शुरू कर देगा, तो जिसके बाद ये ठंडा होगा और हमें सॉलिडिफाइड कैम्फर मिल जाएगा अलग। तो ये होते हैं मतलब दो जो है ऐसे सॉलिड के लिए जिनमें एक जो है डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन जाता है, और इस तरह के सॉलिड मिक्सचर के लिए ये यूज किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमें एयर से जो है अलग अलग गैस को ऑब्टेन करना है, अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है कि एयर को लिए हम किसी कंटेनर में और उसे कंप्रेस किए, और अ, मतलब उसे कंप्रेस किया प्रेशर बढ़ा करके, और एंड और उसके टेम्परेचर को घटाया हमने, जिसकी वजह से वो जो है कूल हुआ। मतलब उसके बाद जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिल गया, यानी कि उस पर प्रेशर अप्लाई किया हमने, प्रेशराइज किया उस गैस को, और उसके बाद उसे ठंडा भी किया। उसके बाद जो है गैस हमें लिक्विड फॉर्म में मिल गया, लिक्विड एयर। अब उस लिक्विड को क्या किया, एक डिस्टिलेशन कॉलम में डाला, और उसके बाद जो है उसे धीरे धीरे गर्म होने के लिए छोड़ा, बहुत ही धीरे धीरे। तो क्या होगा कि सारे गैसेज जो अलग 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 टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विड से जो है गैस बनेगा ये गैसेज। तो क्या होगा कि वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अलग 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 सेपरेट तरीके से वो गैसेज जो है अलग अलग होती जाएंगी। डिस्टिलेशन कॉलम से जैसे ही गैस ऊपर उठेगा, मान लीजिए ये गैस ए है, ये अगर इसी टेम्परेचर पे ठंडा हो जाता है, लिक्विड गैस बन रहा है लिक्विड से गैस में, तो इधर से फ्लो कर जाएगा। और ये बी है, इसे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इसके बाद मान लीजिए इधर से निकलेगा ये, फिर इसी तरह से अलग अलग गैसेज अलग अलग आउटलेट से बाहर आ जाएंगी, जिससे कि हमें अलग अलग टेम्परेचर पे हमें पता होता है कि कौन सा गैस कितने टेम्परेचर पे बॉयल करता है। तो जब इसे हीट करेंगे लिक्विड एयर को, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के थ्रू वो अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट होते जाएंगे खुद ब खुद, और इस तरह हमें जो है अलग अलग गैसेज एयर से ऑब्टेन होती हैं। अच्छा, हम सब ने कभी ना कभी ये तो किया होगा कि हम लोग पहले एक पेपर लेते थे, और उसे जो है एक तरह यहाँ एक लाइनिंग बना दिया करते थे किसी पेन पेन से, और उसे क्या करते थे, हल्के से वाटर में डिप कर दिया करते थे, और उसे टांग के रखते थे कुछ देर। तो हमें क्या दिखता था कि अलग अलग कलर जो है अलग अलग इस पे सेपरेट हो जाते थे, अलग अलग कलर की एक स्ट्रिप बन जाती थी, एक स्ट्रिप बन जाती थी अलग अलग कलर्स की। तो ये कैसे होता था, तो ये जो है इसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वैसे भी कोई भी कलर जो है, नॉर्मली कोई भी कलर जो है एक ही कलर से मिलके नहीं होता है, वो दो या दो से अधिक कलर से मिलके कोई डाई बनता है। तो उस डाई को अगर आप किसी कपड़े पे या कागज पे लगा देते हैं और पार्शियली उसे लिक्विड में वाटर में डिप करते हैं, तो क्या है कि वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो कपड़ा या कागज। तो उसके बाद क्या होगा कि अलग अलग कलर जो है अलग अलग लेवल पे जाके अपनी एक स्ट्रिप बनाती जाएंगी, जिससे जो है वो अलग अलग जाकर, और उसके बाद में आप उसे धूप में सुखाकर उससे डाई के अलग अलग कलर को अलग अलग से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। अब इसके कुछ यूजेस हैं, जैसे कि तो इसका एक यूज होता है कि डाई से अगर हमें अलग अलग कलर चाहिए, क्या किया जाता है उसके लिए, एक स्ट्रिप ली जाती है, उससे जो है कलर में हल्का डिप किया जाता है, उसके बाद जो है उसे वाटर में डिप कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, वाटर सोक करता है वो, और सोक करने के बाद जो है अलग अलग हाइट पे कलर की एक पट्टी से बन जाती है। तो बाद में उसे धूप में सुखा करके उस पट्टी से उस कलर को ऑब्टेन कर लिया जाता है। इसका यूज है एक तो इस चीज में, और दूसरा है जैसे मेडिकल के सेक्टर में क्या किया जाता है कि ब्लड में अगर कोई किसी तरह का ड्रग्स मिले हुए हैं, ड्रग्स यानी कोई भी मेडिसिन या ड्रग जो होता है जो भी मिला हुआ, उसके लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ब्लड में कौन कौन क्या क्या एक्स्ट्रा, मतलब कि ऐसे दवा या कोई ड्रग्स मिला हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, या किसी भी जांच के लिए इसका यूज होता है मेडिकल लाइन में। और एक है कि पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, आप कोई नेचुरल कलर लेते हैं, और वो भी कोई भी जानते हैं कि आप कोई भी कलर होता है तो वो एक ही कलर तो नहीं होता है, वो दो या दो से अधिक कलर्स को मिला के किसी खास कॉम्बिनेशन में मिल के बना होता है। तो उससे भी अगर हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से उसमें से भी हम अपने काम का कलर जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मान लीजिए आप नेचुरल फूड कलरिंग जो होता है, यानी कि आर्टिफिशियल कलर जो मिला जाता है फूड्स में, तो वो इसी तरह से निकाला जाता है, उसे सेपरेट किया जाता है नेचुरल पिगमेंट्स में से अपने अपने यूज के कलर को, और उसे फूड कलरिंग के रूप में यूज किया जाता है। ये तो यहाँ तक हो गया। तो अगला हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग
कॉपर सल्फेट को उसके इम्प्योर सॉल्यूशन से कैसे अलग करेंगे हम? मतलब कोई एक हमारे पास सैंपल है जो कि इम्प्योर है, उससे प्योर कॉपर सल्फेट कैसे निकालेंगे? कोई एक मिक्सचर दिया हुआ है जो कि इम्प्योर मिक्सचर है जिसमें कॉपर सल्फेट भी मिला हुआ है, इसमें कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 मिला हुआ है, लेकिन जो है ये इम्प्योर फॉर्म में है, यानी कि हमारे काम का नहीं है अभी, तो हम इसे प्योर कॉपर सल्फेट कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो इसके लिए एक मेथड होता है यूज जिसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इसमें क्या होता है कि ये जो है बेसिकली सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए, यानी कि सॉलिड इम्प्योरिटी को सॉलिड इम्प्योरिटी से, या मतलब दो सॉलिड्स को आपस में सेपरेट करने के लिए ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि इम्प्योर जो हमारे पास सैंपल मिक्सचर है, इसमें क्या होता है कि इसे एक केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो काम का चीज होता है वो जो है क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है, और ये भी इम्प्योरिटी भी जो है क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है। तो मतलब हमारे काम का चीज का जो क्रिस्टलाइजेशन बन जाता है। अब इस तरह के मिक्सचर में से हमारे क्रिस्टल को तो अलग करना आसान है, तो क्या किया जाता है कि जब इसका क्रिस्टल बन जाता है तो हमें जो है ये प्योर कॉपर सल्फेट मान लीजिए ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरह से इसका यूज होता है, मतलब एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है हमें इम्प्योर सैंपल से प्योर या हमारे काम की चीजें मिल जाती हैं। इसका बहुत सारे जगह पे यूज होता है, जैसे कि हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, तो उसमें क्या होता है वो जो है सी वाटर को एक जगह स्टॉक किया जाता है, जमा किया जाता है एक जगह, और उसे छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए, तो सनलाइट जो पड़ता है उस पर, तो सनलाइट की वजह से वो जो है वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे क्या बचता है हमारे पास? सॉल्ट के क्रिस्टल्स, सॉल्ट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स। फिर उन्हें फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, और उसमें से जो इम्प्योरिटीज होते हैं, धूल गंदगियाँ वगैरह होती है, उन्हें अलग किया जाता है और आयोडीन वगैरह मिक्स करके फिर उन्हें बाजार में बेचा जाता है। मार्केट में हमें वही नमक खाने को मिलता है। तो वो भी जो है इसी तरह से होता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, यानी कि वाटर इवेपोरेट हुआ और हमारे पास नमक का क्रिस्टल हमें मिल गया। तो एक तो ये हुआ कि हम लोग कॉपर सल्फेट को अलग किए, सॉल्ट वाटर से सॉल्ट को अलग किए, और एक यूज होता है इसका पोटास एलम, जिसे नॉर्मल भाषा में फिटकरी बोलते हैं, उसे इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए। तो उसे जो अलग करते हैं तो हमें उसका जो है एक तरह से क्रिस्टल, बड़ा बड़ा क्रिस्टल मिल जाता है, तो उसका अलग अलग चीजों में यूज होता है। और ठीक इसी तरह से अभी तक में जो हम लोगों ने इवेपोरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन और भी जो मेथड्स पढ़े, उन्हीं के बेसिस पे मतलब वाटर फिल्ट्रेशन का काम होता है। जैसे आप लोग सिटीज में जो वाटर सप्लाई किया जाता है घरों में, तो वो कैसे किया जाता है? तो वो भी इन्हीं सारे प्रोसेसेस से गुजारा जाता है वाटर को। सबसे पहले उसे जो है नदी से या किसी झील वगैरह से एक रिजर्वायर में लाया जाता है, उसे कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब सनलाइट उस पर पड़ता है तो उसके जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं उसमें। उसके बाद फिर एक उसे फिल्ट्रेशन टैंक में भेजा जाता है, जहाँ से जो है वो उसमें कुछ जो है उसके डस्ट पार्टिकल और भी जो गंदगियाँ होती है, इम्प्योरिटीज होती है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसमें भी सेटल डाउन हुए, उसके बाद वाटर को आगे भेजा जाता है। तो आगे क्या होता है कि एक और टैंक होता है, जिसे ये तो हुआ सेडिमेंटेशन टैंक। ये हुआ आपका सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ ये हुआ रिजर्वायर, जहाँ नदी वगैरह से पानी लाकर स्टॉक किया जाता है। उसके बाद उसे भेजा जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में, जहाँ जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जितने भी इम्प्योरिटीज होते हैं जो उसमें सेटल होने वाले होते हैं। उसके बाद इसे अगले टैंक में भेजा जाता है, जिसे कहते हैं लोडिंग टैंक। अगले टैंक में भेजा जाता है जिसे लोडिंग टैंक कहते हैं।